हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे हमेशा की तरह, और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की। और आज की कहानी, एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं अपनी सहेली की शादी क्या अपने भैया से करवा दूं। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि वो बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाए। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है, और देखने के बाद उसे कोई ना कर ही नहीं पाता। जिसकी वजह थी, जिसकी जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी, वो खुद भी उसको देखते ही हाँ कर देता है, और साथ में माँ भी हाँ कर देती है। धूमधाम से शादी होती है, और शादी होने के बाद जब वो लड़की दुल्हन बन करके घर में आती है, तो सब घर के लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। देखने में वो थी इतनी खूबसूरत। अब वो इंतजार कर रही थी कि अपने दूल्हे को, ताकि आगे की जो कार्यवाही हो, आगे की जो बात हो, वो सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ पर सहेली पहुंच जाती है। कहती है कि आज की जो रात है वो मेरे साथ होती है रहेगी, ये भाभी के बारे में वो कहती है। दोनों में थोड़ी नानुक्कर होती है, और देखते ही देखते दोनों इतना करीब आ जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं किया जा सकता था। तभी दूल्हे की जब एंट्री अपने दुल्हन के पास होती है, तो वो अपनी बहन और पत्नी को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसका मुझे बहुत एतराज होता है। लेकिन पहली रात थी, इसलिए वो उससे कुछ कह नहीं पाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है, और जब जब यह लड़की यानी कि दूल्हा घर से बाहर होता, तो यह दोनों एक ऐसे ही रिश्ते को जन्म दे देती थी जिसकी किसी ने भी कभी कोई कल्पना न किया हो। हालांकि बाद में पता चलता है कि जिस लड़की ने ये जो शादी करवाई थी, इसका मतलब पहले से ही इनकी प्लानिंग थी। रिश्ता तो यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी कत्ल की शुरू होती है। बल्कि एक नहीं, बल्कि दो दो कत्ल हो जाते हैं, और कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होती चली जाती है। जब इस घटनाक्रम को लोगों के सामने खुलासा होता है, तो सोशल मीडिया पर जब यह खबर आती है, अखबारों में जब यह खबर आती है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी भी इंसान के गिरने की क्या यह भी हद हो सकती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी शन्न रह जाएंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर, और इसी का ही एक थाना लगता है, थाना शहरी। यमुनानगर इसी की कॉलोनी में है, आजाद नगर। और कॉलोनी गली नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। 23 जून 2024 की शाम, ये 3-4 दिन पहले की कहानी है। लगभग 4 बजे के आसपास 27 साल की एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है काजल। काजल अभी घर से बाहर बाजार से घूमकर आई थी, और जैसे ही उसने घंटी बजाई, तो घंटी बजाने से पहले कोई आता नहीं है, और कई बार वो घंटी बजाती रहती है। न तुरंत ही उसने दरवाजे का जो मुख्य द्वार होता है उस पर जो हाथ रखा, तो दरवाजा खुला हुआ था। वो आवाज लगाती हुई मम्मी भैया इस तरह से अंदर चली जाती है, और अंदर जाकर के ड्राइंग रूम की तरफ जब जाकर देखती है, तो उसके भैया की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके बाद उसकी हाथ देखते ही उसके हालत खराब हो जाते हैं, और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। 27 साल की वो काजल परेशान, आखिरकार घर में हुआ तो क्या हुआ। तुरंत ही वो अंदर जाती है, और जाकर के देखती है कि बेडरूम के अंदर उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई थी, और भाभी भी खून से लथपथ थी, उसको भी किसी चीज से मारा गया था। तमाम घर का सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। अब उस लड़की की जोर जोर से चीख निकल रही थी, और उन चीखों की आवाज जब उस आजाद नगर कॉलोनी के आसपास तक फैल जाते हैं, और जहां जहां तक आवाज जा रही थी, वहां वहां तक के लोग भाग कर आ रहे थे कि आखिरकार इस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। तुरंत ही उस लड़की ने अपने आप को संभाला, और उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, और बताया कि मेरे भैया और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। लड़की रो रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच में जब 112 कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल की जाती है, तो कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है, और इसके बाद उस एरिया के डीसीपी यानी कि अभिलाष जोशी, एसएचओ जगदीश चंद्र और सीआई ए की टीम पहुंच जाती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, पूरा घर का जो सामान था इधर से उधर फैला हुआ था। अब घर में इकलौती एकमात्र लड़की थी, जिसका नाम था काजल। एकमात्र एक लड़की होती है जिंदा। अब वो घर में दो लाशें पड़ी हुई है, और इस लड़की के जो पिता होते हैं, वो साल 2007 में उसकी मौत हो चुकी थी। इससे कुछ दिन पहले वहीं पे अगल बगल किसी आसपास में एक साबन कुमारी नाम का एक इलाका लगता था, वहीं पे ये लोग रहा करते थे। लेकिन कुछ ही महीने पहले इन्होंने
आजाद नगर में अपना एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। अब परिवार में कौन कौन लोग हैं इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी, साथ ही यह पता करने की कोशिश की जा रही थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया है। पुलिस वालों ने जब घर के एक एक सामान को देखना शुरू किया तो पता चलता है कि घर से लगभग 1 लाख रुपए के जो जेवरात थे वो लूटे जा चुके हैं। साथ ही सामान को यहाँ तितर बितर कर दिया गया है। आखिरकार पुलिस अब हथियारों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जब देखा कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी कैमरे बंद पड़ा हुआ था, अब ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको जानबूझकर बंद किया हो। साथ ही अब पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। यही नहीं, जो आसपास में जितने भी घरों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। लगभग 72 घंटे का टाइम बीत जाता है और 72 घंटे के बाद भी कातिल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अब जो लोग आसपास के लोग थे, वो दृष्टदीप परिवार के लोग थे, ये सब जानना चाहते थे कि आखिरकार कातिल कौन है। अगर यहाँ लुटेरे भी आए हैं तो कौन थे वो लुटेरे। जब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चलता है कि एक व्यक्ति नकाबपोश, जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ है, वो 23 जून 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है। और कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम से वो घर के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद 2-3 घंटे बीत जाते हैं, जो इस घर से जो लड़की होती है काजल और वो कातिल दोनों एक साथ ही बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे का समय था। अब पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था वो यही था कि ये शायद इसमें लड़की का कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। अब पुलिस वालों ने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार तुम कहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए। साथ ही मेरी माँ का मेरे पास फोन आता है कि जब तुम वापस लौट आओ तो 2 पैकेट जूस के भी लेते आना। मैं बस जूस लेने के लिए आई थी। उसने कहा कि तुम, यानी कि पुलिस ने कहा कि तुम घर से किस वक्त निकली थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 बजे के आसपास निकली थी, लगभग 3:30 के आसपास यहाँ पहुंच चुकी थी। पुलिस जो थी वो लगभग 4 बजे के आसपास वहां पहुंची थी। अब पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। दरअसल जो लड़की बता रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रहे थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। दरअसल लड़की बताती है कि 2 से 3 के बीच में कत्ल हुए हैं, लेकिन जो कत्ल हुए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से वह 10 से 10:30 के आसपास। अब पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे थे वो भी खंगालने शुरू किए तो एक लड़की जो घर के अंदर आता है, लड़का, उससे पूछा जाता है कि लड़का कौन था जो तुम किसके साथ निकली थी। तो लड़की ने कुछ ही घंटों में, यानी कि बताया जाता है कि लगभग 24 से 25 घंटे बेहतरीन कहानियां सुनाई थी, जिससे पुलिस हर कहानी पर यकीन करने को तैयार थे। लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हर बार झूठ बोल रही है। एक ही घर के अंदर इकलौती लड़की है जो बची हुई है, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं बना सकती थी, लेकिन पुलिस के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि कुछ साल पहले की बात है, उसकी सहेली होती है और वो सहेली एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, करीब से जानते थे। अपने और अपनी माँ से कहा क्यों ना मैं अपनी सहेली की शादी भैया से करवा दूं। घर वालों की मर्जी से हो जाती है, सब कुछ तो तय हुआ था, उस हिसाब से शादी हो जाती है। सहेली घर में आती है, लेकिन उसके साथ सुहाग रात मनाने के लिए जब सहेली पहुंच जाती है, यानी कि जब तक सहेली अब तक उसकी भाभी बन चुकी थी और इस बात पर घर में किसी को पता ही नहीं थी। लेकिन जब दूल्हे दूल्हे ने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखा था तो उसे बुरा लगा था। दूल्हे ने अपनी माँ से कहा कि यह दोनों सब गलत करते हैं और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। और इसी बात को देखते हुए घर में क्लेश शुरू हो जाता है, यानी कि जो दुल्हन थी वो दुल्हन खुद अपनी मर्जी से उसके पास जाया करती थी, ऐसे मीडिया रिपोर्ट बताती है। और दोनों एक दूसरे के साथ लब समलैंगिक संबंध बनाया करते थे। और माँ और भैया को जब ये बात पता चलती है वो लगातार इस बात का विरोध करते थे। और घर में कुछ इस तरह से क्लेश होने लगा कि ये क्लेश कुछ ज्यादा ही होने लगता है और हर बात पर इस तरह का कुछ ना कुछ हो हंगामा उस घर में बीतने लगता है। जब बात बिगड़ने लगती है तो कुल मिलाकर इस कहानी का अंत कुछ ऐसा होता है कि सहेली दुल्हन बन के आई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चली जाती है, मायके में जाकर रहने लगती है, यानी कि ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद इस लड़की की दूसरी शादी होती है, लेकिन पहले जैसे मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में रहते थे, उसके बाद ये फिर आजाद नगर की कॉलोनी के नंबर 2 में आकर के रहने लगती है।
शादी जब दूसरी होती है तो पता चलता है कि जो बहन है उसकी दूसरी वाली भाभी पर भी डोरे डालना शुरू कर दिए हैं और उसके भी नजदीक जाना शुरू कर दिया है। उसके साथ भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है जैसा कि पहली वाली के साथ। अब फिर से घर में ऐतराज होने लगता है और दूसरी जो बीवी थी वो यहाँ से छोड़ छाड़ कर घर चली जाती है। कुल मिलाकर इस कदर नफरत करने लगती है जिसका कोई हद नहीं होती है। दरअसल लड़की जब छोटी सी थी तो छोटे से बच्चेपन से ही उसकी साल 1997 में वो उनकी पैदाइश थी और कुछ साल के बाद ही उसने लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया। लड़कों की तरह भेष बनाकर बातचीत करनी शुरू कर दी। लड़कियों से कभी किसी से दोस्ती नहीं होती थी तो लड़कों से होती थी, लेकिन अगर कोई लड़की के वह नजदीक आती तो उससे सिर्फ प्यार करती और उसके साथ सिर्फ एक ऐसे ही अनैतिक रिश्ते के संबंध में बन जाया करते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वक्त आगे बढ़ रहा था और भैया को इस बात पर, इन रिश्तों पर ऐतराज हो रहा था। हालांकि लड़की ने घर से बाहर निकलकर एक मोबाइल की शॉप पर भी काम करना शुरू कर दिया ताकि घर से बाहर रहें और अपनी जिंदगी अपने शर्तों के हिसाब से जीती रहे। इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर लगभग काफी ज्यादा एक्टिव थे और हर दिन कुछ ना कुछ अपना वीडियो वहां पर अपने फैंस के लिए वो पोस्ट किया करती थी। वो पैंट शर्ट पहना करती थी। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि यह लड़की है, यानी कि उसने अपना रूप रंग सब लड़के के जैसा बनाया हुआ था। अब इसी बात को देखते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना भैया को और जो माँ है उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तभी उसको याद आता है कि क्यों ना इस कहानी में किसी और को शामिल कर लिया जाए। दरअसल कहानी में शामिल होते हैं उसके ननिहाल वाले, जो उसकी नानी होती है फूल कुमारी ने अपनी बेटी मीना सैनी के नाम जमीन कर दी थी, यानी कि प्लॉट नाम कर दिया था, मकान नाम कर दिया था। और इसे करने की वजह थी कि क्यों ना नानी को और अपने बेटों के प्रति, यानी कि जो काजल है उसके माओ से नानी की बात बनती नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए काजल की माँ नानी के घर और तुम्हारी प्लॉट कर देते हैं। यह बात इसके जो मामा के लड़के थे उन्हें ऐतराज था। उनमें से एक ईशांत नाम का व्यक्ति होता और एक क्रिस नाम का है। ईशांत और क्रिस से यह बात नहीं करती थी, लेकिन ईशांत के पास जाती है और ईशांत से बैठ करके एक ढाबे में मुलाकात करती है और कहती है कि किसी का कत्ल करना है। ईशांत कहता है किसका कत्ल? वो कहता है कि तुम्हारी बुआ और तुम्हारे फुफेरे भाई का, यानी कि मेरी माँ और मेरे भैये का। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी आसान है, क्योंकि वो नफरत करते थे उससे। उनकी जमीन सब कुछ नानी उनके बच्चों की दादी ने कर दी थी, इसके नाम कर दी थी। इस लड़की की माँ के जब यहीं से उसके दिमाग में कुछ खटकता था, खटकने वाली यह थी कि उसकी जमीन थी जो मामा को जानी थी। मामा से एक मामा इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि शराब पी पी कर वो मर जाता है और दूसरा भाई भी कुछ ऐसे ही इस घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है। जो मीना सैनी होते हैं उसका जमीन पर लालच भी कुछ ज्यादा ही था। वो चाह कर भी अपने भतीजे और अपने भाइयों को हक देना चाहती ही नहीं थी। उसे लगता था कि माँ के नाम कर गई तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही शांत ने ये बात सुना, उन्होंने कहा कि मैं कत्ल तो नहीं कर सकता, लेकिन कत्ल क्रिस कर सकता है और क्रिस को तुम तैयार करो और क्रिस को मैं भी तैयार करूंगा। यानी कि अब जो क्रिस था उसका भैया होता है शांत, उसको तैयार किया जाता है और अपना नकाब लगा लेने के बाद 23 जून 2024 के सुबह 10 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है। और घर के अंदर जैसे ही आता है, घर में पहले से ही काजल मौजूद रहती है। क्रिस जैसे घर पहुंचता है, उसमें जो बुआ होती है, बुआ के अंदर था, वो मौके पाते ही वो इतनी जोर से उसके सर पे रॉड मारता है कि रॉड मारने के बाद बुआ जमीन पे गिर जाती है। लेकिन मरी नहीं थी वो बुआ, अपने भतीजे को भी देख रही थी, अपने बेटे को भी देख रही थी और वो हाथ जोड़ के अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो। लेकिन इन लोगों के मन में जरा सी भी दया नहीं आई। इन दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद हत्या कर दी और जब तक मर नहीं गई तब तक उसको ऐसे ही करते रहे। लेकिन इत्तेफाक से इसी बीच में राहुल की भी एंट्री हो जाती है और राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि उसके मामा का लड़का और उसकी सगी बहन उसकी माँ की हत्या कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, तुरंत ही इन दोनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया, यानी कि राहुल को। और राहुल को पकड़ने के बाद उसके साथ भी ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा उनकी मम्मी के साथ हुआ था। ठीक उनका गला दबा रहे थे। इसी बीच में उसको भी भारी वस्तु से, यानी कि कोई रॉड वगैरह उसके सर पे मार दी गई। साथ ही उसकी जो बहन होती है वो पैर पकड़ लेती है और उसका जो मामा का लड़का होता है वो गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद घर के सारे सामान को इधर उधर फेंक दिया जाता है। काजोल ने जो घर के अंदर रखे हुए लगभग 1 लाख रुपए के जेवर थे उसे अपने स्कूटी की डिग्गी में रखती है। सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास कत्ल हो जाता है। उसके बाद फिर दोनों पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंक कर, ताकि पुलिस को या घटना को लूटपाट लगे और यह कातिल आराम से यहाँ से बच करके निकल जाए। कातिल को, यानी कि क्रिस को, यह लालच दिया गया था कि उसको जमीन भी मिल जाएगी और साथ में
1 लाख रुपये ऊपर से मिलेंगे, तो भैया को और माँ को मरवाने में मेरी मदद करो। क्रिस सहायता भी था, और जिस दिन बुआ मर जाएगी उसको दादी की जमीन इसके नाम करके चली गई, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना ही क्यों न शातिर हो, कत्ल करते हुए कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है, और वो सबूत था घर का सीसीटीवी कैमरा जो बंद किया गया था, और आखिरी बार बंद किया गया था उसमें बंद करने वाले का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका था। साथ ही जो गलियों में कैमरे लगे हुए थे, वो भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो गलियों में कैमरे लगे हुए हैं वो तो जरूर रिकॉर्ड कर लेगी, क्योंकि घर के ही तो बंद कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले का कैमरा थोड़ी ना कोई बंद कर सकता है। पड़ोसियों के कैमरे में लड़की के घर से निकलती हुई और वो जो लड़का था घर के अंदर प्रवेश करता हुआ कैद हो जाता है, और सुबह के वक्त था। पीएम रिपोर्ट यह सब चीजें कुल मिलाकर पुलिस ने कहानी जोड़ी तो घटना के 2-3 दिन बाद यानी कि 23 जून 2024 को यह घटना होती है, और 26 जून 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सगी बेटी अपने सगे भाई और अपनी माँ का कत्ल कैसे कर सकती है। हालांकि जो उसके मामा के लड़के थे वो तो नफरत करते थे, उसकी जमीन इसके नाम थी, इसके बुआ के नाम थे, लेकिन उसका तो ठीक था, लेकिन बेटी इस तरह से कैसे कर रही है। पूरी कहानी आती है कि सब लगन थी, और किसी न किसी के साथ अगर संबंध बनाया करती थी तो माँ और बेटे को ऐतराज होता था, और तभी से उसने कई महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने का सोच लिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी और कहानी आपको पसंद भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।